हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर J2022। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ये सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना, जो कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है ना, जो सोच रहे हैं कि वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो उनके बैकलॉग को क्लियर करने के लिए है, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, उनके लिए भी काम आएगा, और जो इससे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है। तो मैं अपनी इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम से मतलब जितना भी हो सके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में बता सकूं, और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएं। इसका मेन टारगेट यही है कि आपसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेक्चर 1। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? तो भाई पूरी दुनिया जानती है, ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, आप लोग भी सब जानते होंगे न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है ना, तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन इट्स स्टेट। उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई बॉडी जिस तरफ जितनी वेलोसिटी से चल रही है, वो उसी तरफ उतनी ही वेलोसिटी से चलती रहेगी। ठीक है ना, सेम वेलोसिटी से उतनी ही मैग्नीट्यूड में रहेगी, वही डायरेक्शन उसी से चलती रहेगी, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है। इस लॉ को हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं। किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो प्रूव करना है, तो ये प्रूव कर दीजिए कि उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में जैसे चल रही है, बिल्कुल उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो इसको दोनों डायरेक्शन से यूज किया जाता है लॉ को। अब ये लॉ हो गया उन केसेस के लिए जिनमें फोर्स जीरो है। सेकंड लॉ उन केसेस के लिए है जिनमें नेट फोर्स जीरो नहीं होता। ठीक है ना। ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी एम मास की बॉडी पे एफ फोर्स लगाया जाए, तो उस एम मास की बॉडी में ए एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? जितना भी फोर्स लगता है डिवाइडेड बाई मास एम, जितने फोर्स मास पे लगाया जा रहा है। अब ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होती है जो एफ की डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। और ये एफ नेट होता है, तो ये नेट एक्सेलरेशन मिलेगा आपको नेट फोर्स को एम मास से डिवाइड करके। ठीक है ना, सब चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, चिंता ही मत करिए। थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है एक्शन रिएक्शन का? एक्शन रिएक्शन का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगाओगे, तो वो बॉडी भी आप पे एफ फोर्स लगाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर भाई ये मान लीजिए कोई दीवार है, मान लीजिए ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है ऐसे, यूं। ठीक है ना। और ये इंसान इस पे फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ऐसे करके इस पे एफ फोर्स लगा रहा है। तो दिस इज वॉल एंड दिस इज मैन। ठीक है ना। तो अगर वॉल पे फोर्स लगा रहा है मैन, फोर्स बाई मैन ऑन वॉल जितना है, उतना ही एग्जैक्टली वॉल का फोर्स होगा ऑन मैन। अगर आप इसको इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, दोनों फोर्स बराबर होंगे। लेकिन अगर आपने इनके ऊपर एरो लगाने की कोशिश की, तो एक के सामने आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की इधर होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे वॉल का एफ बी डी बनाऊँ इस तरीके से, तो वॉल पे अगर ये फोर्स लग रहा है एफ बाई मैन ऑन वॉल, तो भाई मैन के जो हाथ है ना, अगर मैन का भी मैं एफ बी डी बनाऊँ इस तरीके से, मान लो मैन का भी मैं एफ बी डी बनाता हूँ ऐसे, तो मैन का जो एफ बी डी बनेगा ऐसे, मैन के जो हाथ हैं उन पे भी एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे, मैन के हाथों पे भी फोर्स लग रहा होगा, और दिस फोर्स होगा बाय द वॉल ऑन मैन।
अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैन वाला फोर्स है वो वॉल पे होगा और जो वॉल वाला फोर्स है वो मैन पे होगा। दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे होंगे। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही होगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगा रही होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस एक ही बॉडी पे हों। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। एक्शन रिएक्शन के फोर्स कभी एक ही बॉडी पे नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आई थिंक प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये क्या बताना चाहते हैं सर। अब दूसरी चीज़ और भी है, जब ये एक्शन रिएक्शन होता है तो इनको पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। ये दोनों के दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये वाले, दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ये तो ये अगर एक्शन है, इस फोर्स को आप एक्शन बोलते हो, तो ये वाला फोर्स इसका रिएक्शन है। आप इस चीज़ के लिए फ्री हो कि आप किसी को भी एक्शन बोल सकते हो और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो। जिस फोर्स की तरफ आप हो या जिस फोर्स को लेके आप कंसर्न हो, उसको आप एक्शन बोल दीजिए और उसके रिएक्शन में जो फोर्स लगता है उसको रिएक्शन बोल दीजिए। तो ये 3 लॉ हैं, ठीक है, ये वाले। ठीक, अब इस वाले लॉ के ऊपर और इस वाले लॉ के ऊपर तो पूरा चैप्टर चलेगा, लेकिन उससे पहले ये आपको लॉ बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, मतलब आई विल टेल यू डिटेल्ड अबाउट दिस लॉ, ठीक है। तो चलिए पहले थर्ड लॉ को क्लियर कर लेते हैं, फिर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे तो पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इस पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और उसी क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बात को बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, इट्स अ ग्राउंड। ग्राउंड पे एक प्लैंक रखा हुआ है, इट्स अ प्लैंक। प्लैंक पे एक मैन है, मैन ऑफ मास m, ठीक है। अब मैं यहां पे 3 चीजों के एफबीडी बनाता हूं, ठीक है ना। मैन का एफबीडी, ठीक है ना, प्लैंक का एफबीडी और ये ग्राउंड का एफबीडी। बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैन जो है, मैन पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जरूर लग रहा होगा। अगर मैन को देखा जाए तो मैन पे फोर्स लग रहा होगा mg, मैन पे फोर्स लग रहा होगा mg। अब जो मैन का अगर एफबीडी बना, मैन के पैरों का, ठीक है ना, मैन के जो 2 पैर हैं उन पे देखते हैं। इन दोनों पैरों पे ऊपर की तरफ डेफिनेटली एक फोर्स लग रहा होगा n1, n1 मान लो इसको, ये mg और ये n1, ठीक है ना। तो आप देखो मैन का एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 0। तो मैन अगर ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मैन की स्टेट चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब मैन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है 0। तो मैन पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है तो यहाँ पे n1 की वैल्यू mg हो गई है, ये हमें पता चल गया। अब अगर हम प्लैंक की बात करें तो प्लैंक पे ऊपर से ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, इसके पैर प्लैंक को दबा रहे होंगे, ठीक है ना। प्लैंक का मास 0 है, लाइट प्लैंक है, ये बहुत ही कम मास है, लाइट प्लैंक। तो ये जो प्लैंक है इस पे ऊपर से कुछ फोर्स लग रहा होगा n2 और प्लैंक पे नीचे से भी एक फोर्स लग रहा होगा n3। प्लैंक का तो कुछ मास mg होता ही नहीं है, n3, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि प्लैंक का एक्सेलरेशन भी 0 है, इसलिए प्लैंक पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम कितना होगा 0। अब n2 नीचे लग रहा है, n3 ऊपर लग रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है। अब बात आती है ग्राउंड की, तो ग्राउंड को ऐसे दबाया जा रहा होगा। किस फोर्स से दबाया जा रहा है? मान लो n4 से दबाया जा रहा है, ग्राउंड को n4 से दबाया जा रहा है। तो ये सारे फोर्सेस हो गए। n1 इज इक्वल टू, तो फोर्सेस क्या हो गए? n1 n2
N3, N4 और सबसे पहले वाला Mg। ठीक है ना। अब मेरे क्वेश्चन ये हैं कि क्या N1 और Mg, N1 एंड Mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? आंसर दीजिए यस और नो में, बताइएगा क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है N1 और Mg? ठीक है। क्या N2 और N3 एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या N3 और N4 एक्शन रिएक्शन पेयर है? ठीक है ना। क्या N2 और N1 एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना। अब मैं इनके आंसर्स देता हूं आपको और फिर पूछता हूं कौन सा पेयर किसका है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनो। N1 और Mg एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। कहां बात खराब हुई है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो पहली चीज में तो पास हो गए N1 और Mg दोनों। दूसरी चीज ऑपोजिट होने चाहिए, उसमें भी पास हो गए क्योंकि N1 तो ऊपर की तरफ है और Mg नीचे की तरफ है। दूसरी चीज में थर्ड चॉइस इज सेम नेचर, सेम नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स की नेचर भी सेम होनी चाहिए। फोर्थ होनी चाहिए सेम लाइन ऑफ एक्शन। एंड फिफ्थ क्या होगा, नॉट एट सेम बॉडी। ये सबसे देखिए साइड में, मैं साइड में हो गया हूं, दिख रहा होगा नॉट एट सेम बॉडी, ठीक है ना। सेम बॉडी पे नहीं, 5 पहचान होती है। अब आप देखिए ये किस किस में फेल हुआ है। पहली पहचान में ये पास हो गया N1 और Mg, दूसरी पहचान में ये पास हो गया सेम नेचर ऑफ फोर्स, इसमें शायद ये गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि Mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये क्या बता रहे हो, हमें तो इन फोर्सेस का पता नहीं। तो भाई टाइप ऑफ फोर्सेस मैं यहां बता देता हूं अलग से। टाइप ऑफ फोर्सेस, 4 तरीके के फोर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं वीक फोर्सेस, ठीक है ना। दूसरे होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्थ टाइप का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी, थर्ड टाइप का। फोर्थ टाइप का होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये कैसे कैसे फोर्स है, इस चीज को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है कि कौन से फोर्स कैसे हैं, ठीक। ज्यादा डीप नहीं जाना हमें, बस सुनते जाना। वीक फोर्सेस, कुछ फोर्सेस इतने कम होते हैं मैग्नीट्यूड में, उनका होना नहीं होना बराबर होता है। फॉर एग्जांपल वॉन्डरवॉल फोर्सेस, मॉलिक्यूल से एटम्स घूम रहे हैं उनके बीच में जो वॉन्डरवॉल फोर्सेस लगते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। दूसरे न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस किस लेवल पे होते हैं, न्यूक्लियस के लेवल पे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गए ये, ठीक है ना। अब ये इनके जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को, ठीक है ना, अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब ऑलवेज अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि भाई नेचर के बनाए हुए हैं, ऐसे ही इसका कोई रीजन नहीं है कि अट्रैक्टिव ही क्यों होते। लेकिन एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को तो रिपेल करता है, अट्रैक्ट कहाँ करता है, ठीक। लेकिन आप सोच के देखिए, एक न्यूक्लियस में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए पड़े रहते हैं,
ठीक है ना। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप हो चुके होते हैं। जब बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाती है, दो पार्टिकल मान लीजिए क्लोज है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है अगर उनके बीच की डिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट वैल्यू पे है। लेकिन अगर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो इतने पास आ गए कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गई है, तो उनके बीच में ये वाला फोर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। और ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, वेरी स्ट्रांग फोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। तो ये एक टाइप का फोर्स ये होता है, न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? वही Gm1m2/r² वाला फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक m मास में और दूसरे m मास के बीच में अगर r डिस्टेंस है, तो मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, तो दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? Gm1m2/r का स्क्वायर, ये r²। तो ये फोर्स थर्ड नंबर का फोर्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई फोर्स अगर इन तीनों टाइप का नहीं है तो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे इलास्टिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, बहुत सारे फोर्स ऐसे होंगे, जैसे हम किसी चीज़ को धकेल रहे हैं तो हमारा फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, वो वीक फोर्स नहीं है, वो ग्रेविटेशनल नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लाइक पुश और पुल, कोई भी आप पुश दे रहे हो या पुल दे रहे हो तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये चार टाइप के फोर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है? सेम नेचर ऑफ फोर्स, तो यहां पे ये फेल हो गया। ठीक है ना, सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसमें तो ये पास हो गया क्योंकि उसी डायरेक्शन में नॉर्मल n1 लग रहा है, वहीं पे mg लग रहा है। नॉट एट सेम बॉडी, इसमें भी ये फेल हो गया क्योंकि दोनों के दोनों सेम बॉडी पे हैं। n1 भी ऑन द मैन है और mg भी ऑन द मैन है, तो ये फेल हो गए। n2 और n3, अगेन n2 और n3 फेल हो गए, इसी में फेल हो गए। किसमें? से नॉट एट द सेम बॉडी, ये इसमें फेल हो गए। n2 और n3 सेम लाइन ऑफ एक्शन में पास हो गए, सेम नेचर में भी पास हो गए। कैसी नेचर है इनकी? देखिए, ये जो n2 फोर्स है, ये वाला जो प्लैंक पे लग रहा है फोर्स, ना तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल है, ना ये न्यूक्लियर फोर्स है, और ना ये वीक फोर्स है, तो ये कैसा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें ये पास हो गए। अपोजिट इसमें भी पास हो गए, इक्वल इसमें भी पास हो गए। आप खुद देखो, सारी चीज़ें मैच करती हैं, बस एक चीज़ गड़बड़ हो गई, नॉट एट सेम बॉडी। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं n3 n4, n3 n4 है कि नहीं। तो n3 किस पे लग रहा है? ग्राउंड पे। n4 किस पे लग रहा है? प्लैंक पे, ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अब n3 और n4 इक्वल एंड अपोजिट तो होंगे ही होंगे, भाई होना ही है, n4 पे तो होना ही है, क्योंकि n3 फोर्स किसका है? ग्राउंड का। और ग्राउंड का देखा जाए तो ग्राउंड का एक्सेलेरेशन तो जीरो है, ग्राउंड का एक्सेलेरेशन तो जीरो है, तो ग्राउंड इस पे उतना ही फोर्स लगा रही होगी जितना ग्राउंड पे लग रहा है। ठीक है ना। अब ग्राउंड का एक्सेलेरेशन जीरो, इसका यानी कि n2 और n3 बराबर है यहाँ पे। तो भाई ये जो n3 और n4 वाला है, ये फर्स्ट वाले में तो पास हो गया कि दोनों बराबर होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी दिख रहे हैं, सेम नेचर भी दिख रही है और सेम लाइन ऑफ एक्शन भी दिख रही है, और ये अलग अलग बॉडी पे, इसमें भी पास हो गए, तो ये यस आएगा इस पे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है ना, ग्राउंड प्लैंक पे लगा रही है और प्लैंक ग्राउंड पे लगा रहा है, तो ये चीज़ जरूरी है सेम बॉडी वाले पार्ट में, जो सेम बॉडी वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो ग्राउंड से लग रहा है प्लैंक पे और प्लैंक से लग रहा है ग्राउंड पे। ठीक है भाई, तो ग्राउंड से लग रहा है प्लैंक पे और प्लैंक से लग रहा है ग्राउंड पे। तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ये एक्शन रिएक्शन पेयर की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो एक बॉडी पे नहीं लगते। अगर ए बी पे लगा रहा है तो बी ए पे लगा रहा है, इसका मतलब एक फोर्स तो ए पे लगेगा और एक फोर्स बी पे लगेगा, तो ये इसमें भी पास हो गया। इसका मतलब ये जो n3 और n4 है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब बात करते हैं n1 और n2 की। क्या n1 और n2 हैं? n1 किस पे लग रहा है? इस पे, और n2 लग रहा है इस पे। क्या बात समझ में आ रही है? तो n1 और n2 तो एक्शन रिएक्शन पेयर हुए, क्योंकि इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, सेम नेचर के भी हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी है, और नॉट एट सेम बॉडी, अलग अलग बॉडी पे हैं।
N1 मैन के पैरों पे लग रहा है और N2 प्लैंक पे लग रहा है। तो ये पांचों के पांचों क्राइटेरिया में पास हो गया, तो ये भी यस, ये भी सही है, ठीक है ना। और ईच एंड एवरी फोर्स हैव अ एक्शन और रिएक्शन। कोई भी फोर्स है उसकी एक एक्शन या रिएक्शन जरूर, अगर वो रिएक्शन है तो उसका एक्शन होगा, अगर वो एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा। तो भाई मुझे ये बताओ आप, जो ग्राउंड है, जो ये N4 है, ठीक है ना, इसकी एक्शन रिएक्शन तो ये हो गई, ठीक। तो ये जो mg है, N1 की रिएक्शन कौन सी हो गई, N2 हो गई। तो N1 N2 की चिंता खत्म होगी, N3 N4 की चिंता खत्म हो गई। तो भाई ये mg की रिएक्शन कहाँ है, वेयर इज द रिएक्शन ऑफ mg, वेयर इज द रिएक्शन ऑफ mg, mg की रिएक्शन कहाँ है भाई। N1 की रिएक्शन हमने ढूंढी, मिल गई, N2 है। N2 की रिएक्शन ढूंढी हमने, मिल गई, N1 है। N3 की रिएक्शन ढूंढी हमने, मिल गई, N4 है। N4 की रिएक्शन ढूंढी, मिल गई, N3 है। mg की रिएक्शन कहाँ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, mg की रिएक्शन विल बी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे होगी। कैसे होगी अर्थ के सेंटर पे, वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसी बात के लिए मैंने ये लॉ आपको बताए हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना। जब ये प्लैंक है, ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां पे ये प्लैंक है और इस पे ये मैन खड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैन पे लग रहा है mg, अगर मैन का देखा जाए तो मैन पे लग रहा है नीचे की तरफ mg। क्या आप मुझे बता सकते हो मैन पे ये फोर्स कौन लगा रहा है, मैन पे ये mg फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, अर्थ लगा रही है। कौन लगा रहा है, अर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे अर्थ को ऐसे ड्रॉ कर दूँ और ये यहाँ पे प्लैंक ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पे ये मैन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना। तो अर्थ जो है, अर्थ तो मैन पे लगा रही है फोर्स, और मैन किस पे लगाएगा, अर्थ के सेंटर पे, ठीक है ना। और ये वाला फोर्स एग्जैक्टली mg के ही बराबर होगा, क्योंकि वो वाला फोर्स भी किसके बराबर है, mg के। और दोनों नेचर में भी सेम होंगे, ठीक है ना, सेम नेचर होगी दोनों की। क्या नेचर है दोनों की, दोनों की नेचर है ग्रेविटेशनल। कौन सी नेचर है भाई, ग्रेविटेशनल नेचर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो ये दोनों फोर्स, ठीक है ना, ये वाला mg और ये वाला mg इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, सेम नेचर के भी हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन भी है, और अलग अलग बॉडी पे। मैन टू अर्थ, मैन टू अर्थ और अर्थ टू मैन, ये है, ये मैन टू अर्थ और अर्थ टू मैन। तो ये आपका थर्ड लॉ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सोचना है कि कौन से फोर्स का रिएक्शन कहाँ लगता है। 5 बातों का ध्यान रखना है जो कि मैंने पिछले उसमें बताई हैं। मैंने टाइप ऑफ फोर्सेस बताया, इनसे ज़्यादा जेई के लिए फोर्सेस को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि पढ़ने को आप बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनको आप पढ़ सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है उनको पढ़ने की, आप इनको करके भी निपटा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि नेचर के ऊपर, टाइप ऑफ फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी आए नहीं हैं, बस ये आपकी खुद के सेटिस्फैक्शन और नॉलेज के लिए है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एफबीडीज पे। एफबीडी वाला काम हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ हमें सिखाते हैं क्या क्या। ये हमें ये बताता है अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर फोर्स कितना होगा, 0। अगर ये फोर्स 0 है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स अलग से 0 होगा। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा डेफिनेटली, और वाई डायरेक्शन का फोर्स अलग से 0 होगा। किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले लोगे तो उसका फोर्स अलग से 0 होगा। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन में देख लो उसका फोर्स 0 आएगा अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, अगर किसी बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है किसी डायरेक्शन में
तो उस बॉडी पे उस डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्सेस का सम 0 होता है। यानी कि अगर फोर्सेस लग भी रहे हैं तो जितने उस डायरेक्शन में इस तरफ लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में उल्टी तरफ भी उतने ही फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है आपको? सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी डायरेक्शन में, मान लो एक्स डायरेक्शन है, उसमें अगर नेट फोर्स आपको पता है तो वो होगा मास इनटू इस डायरेक्शन का नेट एक्सेलरेशन। ये आपका सेकंड लॉ कहता है। अब जो एफबीडी है इन्हीं दो लॉ के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है ना। अब मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। एफबीडी बनाने के लिए मुझे स्ट्रिंग का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रिंग और टेंशन, स्ट्रिंग और टेंशन का मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना, और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अब वो एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है ना। वो एग्जाम्पल क्या होगा? वो एग्जाम्पल ये है कि एक सरफेस पे, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है ना। इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। कैसा ब्लॉक? एम मास का ब्लॉक। ये लीजिए, ये इस पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को एक आदमी, ठीक है ना, इस ब्लॉक को एक आदमी अपनी तरफ खींच रहा है। कितना फोर्स लगा के? एफ फोर्स लगा के, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये तो टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी कि नहीं भाई? अगर ये एफ फोर्स लगाएगा इस पे, इस तरफ, तो ये स्ट्रिंग तो टाइट हो जाएगी। जब कोई स्ट्रिंग टाइट हो जाती है तो हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन आ गया है टी। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया है? टी। इस स्ट्रिंग में टी टेंशन आ गया है, ठीक है ना। अब जो ये टेंशन है, टेंशन टी एक फोर्स होता है। क्या होता है? ये फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन आने का मतलब क्या है भाई? स्ट्रिंग अगर टाइट हो गई, उसमें टेंशन आ गया है टी, तो स्ट्रिंग का रूल होता है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड जहां जहां भी जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रिंग उनको अपनी तरफ टी फोर्स से खींचेगी। ये स्ट्रिंग उनको अपनी तरफ टी फोर्स से खींचेगी। तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी है और मैं एम मास पे देखूं, तो ये जो एम मास यहाँ पे रखा हुआ है दिखाने के लिए आपको, इस पे आप कह सकते हो कि ये स्ट्रिंग इस एम मास पे इस तरफ टी फोर्स लगा रही है। स्ट्रिंग जिससे भी जुड़ेगी उसे अपनी तरफ खींचेगी, जिससे भी जुड़ेगी उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो मैन है, ठीक है ना, जो मैन है, मैन अपने हाथों में स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे, तो स्ट्रिंग का दूसरा एंड उधर है। तो अगर मैं यहाँ पे मैन का एफबीडी बनाऊंगा ना, यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से मैन का एफबीडी बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मैन के जो हाथ हैं, मैन के हाथों पे भी स्ट्रिंग इस तरफ फोर्स लगा रही होगी टी। मैन अगर स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा है तो स्ट्रिंग भी मैन को अपनी तरफ खींच रही होगी। एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो भाई ये वाला जो टेंशन है, ये वाला, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टेंशन टी से इसको खींचा जा रहा होगा अगर स्ट्रिंग में टी टेंशन है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी इसको टी टेंशन से इधर खींचा जा रहा होगा मैन को, अगर इसमें टेंशन टी है तो। एक्चुअल में मैन इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, कितना फोर्स लगा के? एफ। यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। जब मैं एम का एफबीडी बनाता हूँ तो टी फोर्स आता है एम पे, यानी कि एम पे एक सिंगल फोर्स है टी। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर इस टी की रिएक्शन कहाँ है? भाई अगर मैं केवल स्ट्रिंग का एफबीडी बनाऊं, केवल स्ट्रिंग का एफबीडी बनाऊं, तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊं, तो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग इस पॉइंट को अपनी तरफ खींच रही है, और ये जो ब्लॉक है ये इस स्ट्रिंग के पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो एम मास के ब्लॉक को अगर स्ट्रिंग अपनी तरफ खींच रही है, तो एम मास का ब्लॉक स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट अगर ए है, तो ये वाला पॉइंट ए है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस टेंशन। आपको पूरा हक है, आप किसी भी फोर्स की कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हो। तो ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो सर इस वाले टेंशन टी का रिएक्शन कहाँ है। तो भाई ये सोच लो,
ब्लॉक को स्ट्रिंग टी टेंशन से खींच रही है, यानी कि टी फोर्स से खींच रही है, टेंशन भी तो फोर्स है, तो ब्लॉक को स्ट्रिंग टी फोर्स से खींच रही है, तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग को टी फोर्स से खींचेगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये स्ट्रिंग के इस वाले एंड पे लगेगा और यही उसकी रिएक्शन है। ठीक है ना, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो एम मास का ब्लॉक है, ठीक है ना, ये जो एम मास का ब्लॉक है, जो ये एम मास का ब्लॉक है इसको इस तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, तो भाई इस एम मास का अगर मैं यहाँ पे ले जाके डायग्राम बनाता हूँ तो इस एम मास पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा टी, ये होता है एफ बी डी। एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं एफ बी डी। यानी कि बॉडी को सिस्टम से हटा के अलग ले जाना, अलग ले जाके उसका एक एक फोर्स लगा के उसका एफबीडी बनाना, यानी कि उसका डायग्राम बनाना, इस एफबीडी बनाना। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस पे एक ही फोर्स थोड़ी है, इस पे तो और भी है। तो भाई मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ आ रही तो उनको कर लो। तो इसके सेंटर पे एक एम भी तो लगाओगे, वो भी तो लग रहा होगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। ठीक है ना, तो दिस इज एफ बी डी। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक का एफ बी डी हो गया। कोई कहे सर स्ट्रिंग का भी बना दो, तो चलिए भाई ठीक है, मान लो ये स्ट्रिंग है, इसका ये एक एंड है, एक ये एंड है। ठीक है ना, अब स्ट्रिंग इस एम मास को इधर खींच रही है, तो एफ बी डी में क्या लिखते हैं, बॉडी पे ओनली वो फोर्स जो ऑन द बॉडी। ठीक है ना, ओनली फोर्सेस ऑन द बॉडी इज कंसीडर्ड। ओनली फोर्सेस ऑन द बॉडी विल बी कंसीडर्ड इन एफबीडी। केवल वो फोर्स एफबीडी में लिए जाते हैं जो बॉडी पे लगते हैं। बॉडी पे, ये लीजिए हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस हम लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे एम मास का जो अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पे एक टी टेंशन इधर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, एंड ये इसका एफबीडी हो गया। अब अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, कोई मुझे कह रहा है सर स्ट्रिंग का भी एफबीडी बनाइए, तो भाई अगर मैं स्ट्रिंग पे, तो स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्स लूंगा मैं, तो इस स्ट्रिंग पे भाई इस तरफ तो फोर्स लग रहा है टी। क्यों, कौन लगा रहा है, ब्लॉक लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन, और इस तरफ फोर्स लग रहा है एफ। स्ट्रिंग पे इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एफ, क्योंकि स्ट्रिंग के इस वाले एंड को पकड़ के ये मैन आगे की तरफ खींच रहा है। अब कोई कह रहा है मुझे कि सर मैन का भी एफबीडी बनाए, तो ठीक है भाई मैन का भी बना देते हैं। ये मैन है, ये इसके हैंड्स हैं, और ये इसके समझ लीजिए पैर है। तो अगर मैन का मैं एफबीडी बनाऊं, ठीक है, तो मैन का एफबीडी बनाने में क्या होगा, मैन पे लगने वाले सारे फोर्सेस लिखने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैन के हाथों पे टी फोर्स लगेगा इस तरह। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जिस चीज से भी जुड़ती है उसे अपनी तरफ खींचती है। कितने टेंशन से, टी टेंशन से। टी टेंशन उसके अंदर का टेंशन होता है, तो टी फोर्स से उसे अपनी तरफ खींचती है। तो मैन पे इस तरफ टी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना, अब मैन तो कहीं जा नहीं रहा होगा। मैन अगर यहाँ पे टिका हुआ है तो मैन के पैरों पे इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा अगर ये चल रहा होगा। ऐसे ऐसे एफबीडी बनेंगे। अब मैन पे यहाँ पे एक एम जी भी लग रहा होगा, और मैन पे नीचे की तरफ से एक एन नॉट भी लग रहा होगा, नीचे की तरफ से एक एन नॉट भी लग रहा होगा मैन के पैरों में। तो ये मैन का एफबीडी हो गया। अब इस पे और कोई फोर्स नहीं हो गया। दिस इज एफबीडी ऑफ ब्लॉक एंड दिस इज एफबीडी ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, एफबीडी ऑफ मैन।
ये मैन का एफबीडी हो गया। ठीक, अब भाई इन एफबीडी बनाने से हमें फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होने वाला, मान लीजिए जो मैन है इसको आगे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर एफ फोर्स लग रहा है तो बॉडी पे एक एक्सेलरेशन आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है m/a। तो ये जो m मास का ब्लॉक है इसमें भी एक क्या आ जाएगा, इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए वो एक्सेलरेशन है a, तो उस एक्सेलरेशन a की वैल्यू हो जाएगी आपकी t/m। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहां से इक्वेशन बनेगी t = ma। ये इसकी इक्वेशन बन गई, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और ये एफबीडी का रिजल्ट होता है। एफबीडी क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये इक्वेशन मिले। तो ये इक्वेशन इस एफबीडी का रिजल्ट है। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग का मास कितना है? ऑलमोस्ट 0, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है? लाइट। स्ट्रिंग को बोला जाता है लाइट स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग लाइट है, अगर स्ट्रिंग लाइट है तो लाइट स्ट्रिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? लाइट स्ट्रिंग का मीनिंग हो जाता है m = 0। तो m मास की बॉडी पे नेट फोर्स अगर मैं लिखूं तो भाई स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन डेफिनेटली इधर होगा। भाई जब मैन m मास का ब्लॉक इस तरफ चल रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से इधर चल रही होगी, क्योंकि m से जुड़ी हुई है। अगर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन इस तरफ है तो स्ट्रिंग का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन, ठीक है ना, = इस तरफ लगने वाला नेट फोर्स, यही तो है ना नेट फोर्स। नेट फोर्स अब स्ट्रिंग पे इस तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? F - t। F तो इस तरफ, t इस तरफ, तो नेट फोर्स कितना बचा? F - t। लेकिन m तो यहाँ पे कितना है? 0, क्योंकि लाइट स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे F - t = 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई स्ट्रिंग के एफबीडी से, ठीक है। थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। अब थर्ड इक्वेशन क्या है? इस मैन पे x डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहे हैं और इस मैन पे y डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहे हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप x डायरेक्शन वाला बनाएं या y वाला बनाएं। तो मान लीजिए हम x डायरेक्शन वाला बना रहे हैं, ठीक है ना। तो x डायरेक्शन में मैन अगर आगे की तरफ चल रहा है, मान लीजिए इस तरफ चल रहा है मैन, a एक्सेलरेशन से चल रहा है भाई, ये इसको खींचते हुए ले जा रहा है a एक्सेलरेशन पे। इसका मतलब ये है कि मैन जो है, मैन पे जो यहाँ पे ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ज़्यादा है और टेंशन कम है। मैन पे इस तरफ तो फ्रिक्शन लग रहा है और टेंशन इस तरफ है, तो मैन पे नेट फोर्स इस तरफ कितना हुआ? इस तरफ F - t। तो F - t बराबर होना चाहिए मैन का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो ये मैन की इक्वेशन बन गई है। अब अगर मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन बनाऊं मैन की, तो मैन ना y में ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो y डायरेक्शन में मैन का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो a है, लेकिन मैन का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए मैन पे नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स मिला के 0 हो जाते होंगे। इसका मतलब n0 - mg = मैन का मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, जो कि कितना है? 0। दैट मीन्स 0। तो यहां से रिजल्ट निकलता है n0 = mg। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई इस केस की। तो एफबीडी का काम क्या है? एफबीडी का काम है आपको इक्वेशंस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से एफबीडी से आपको इक्वेशन मिलती है जिनको सॉल्व करके आप आंसर निकालते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और उसमें भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ से पता चल रहा होगा कि अगर ये लाइट स्ट्रिंग है तो लाइट स्ट्रिंग से जो रिजल्ट निकलता है F - t = 0, यानी कि F = t। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी लाइट स्ट्रिंग होगी उस पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज उसमें टेंशन के बराबर होगा। एंड दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है, जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो दिस F - t = 0, यानी कि F = t। तो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, ठीक। हर एक के बारे में आप सोच सकते हो कौन किसका एक्शन रिएक्शन पेयर है, वो बात भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे आपको और भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए एक मैं ऐसा एफबीडी ले लेता हूं, इसमें थोड़े फंडे क्लियर हो। मान लीजिए ये एक m मास है और यहां पे एक दूसरा m मास है।
दोनों मासेज एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं और इनको किसी फोर्स F से खींचा जा रहा है, यहाँ पे किसी फोर्स F से खींचा जा रहा है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि ये जो स्ट्रिंग है, अगर इसमें टेंशन T मान लेता हूं तो वो T की वैल्यू F होगी। अभी अभी हमने देखा है, पिछले वाले स्लाइड में देखा है कि किसी स्ट्रिंग को एक तरफ जितने फोर्स से खींचते हैं वही उसका क्या बन जाता है, टेंशन बन जाता है। किसी स्ट्रिंग को एक डायरेक्शन में जितने फोर्स से खींचा जाता है वही उसका टेंशन बन जाता है। तो यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन तो T हो गया और वो F हो गया। इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन मुझे नहीं पता कितना है, मान लो ये तो T0 है और ये है T, ठीक है। तो मुझसे T पूछा जा रहा है और इनके एक्सेलरेशंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके लिए। मैं इसके मासेस को अलग अलग मान लेता हूँ। मान लीजिए दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ये दिस इज M1 एंड दिस इज M2 और यहाँ पे टेंशन कितनी है, T। तो मुझे ये T निकालनी है। क्वेश्चन ये है कि T की वैल्यू बताइए कितनी होगी और इनका एक्सेलरेशंस बताइए कितना होगा। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका कितना है A2, तो A1 कितना हो गया और A2 भी कितना होगा, ये चीज़ें मुझसे पूछी जा रही है, ठीक है ना, T, A1 और A2। तो अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं किसकी हेल्प से, FBD की हेल्प से। किसकी हेल्प से, FBD की हेल्प से इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका FBD बनाते हैं हम, M1 का FBD बनाते हैं, ठीक है ना, पहले ही M1 का। तो अगर मैं यहाँ पे M1 ड्रॉ कर लूँ तो FBD बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मास को अलग लाना पड़ता है। ये M1 हो गया, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस। तो अगर मैंने इसमें टेंशन T मान ली तो स्ट्रिंग जिससे भी जुड़ती है उसे अपनी तरफ खींचती है, कितने फोर्स से, जितना उसमें टेंशन होता है। तो ये स्ट्रिंग इसको इस तरफ और इसको इस तरफ खींचेगी। तो इस M1 पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको आप T बोल सकते हो, T बोल सकते हो या T1 बोल सकते हो। मान लीजिए ये T1 है, तो ये T1 हो गया। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये T1 की वैल्यू ही पूछ रहा है ये। तो ये M1 पे कितना फोर्स लग गया, T1। अब एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स है नहीं, मान लीजिए सब कुछ क्या है, फ्रिक्शनलेस है, एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस। जो पिछले वाला क्वेश्चन है इसमें भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्मूथ ब्लॉक बोल सकते हैं हम इसको, स्मूथ ब्लॉक। अगर ब्लॉक को आपने स्मूथ बोल दिया तो समझ लीजिए उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी ये सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, ठीक है ना। प्लैंक जो नीचे वाला है वो फ्रिक्शनलेस और फिक्स्ड है। तो M1 में केवल एक ही फोर्स लगेगा, टेंशन T1 का इधर। अब इसका एक्सेलरेशन है A1। तो अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊं तो सेकंड लॉ ये कहता है कि एक बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो भाई अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है तो यहां से T1 की वैल्यू M1 इंटू A1 होनी चाहिए। तो ये सेकंड लॉ हमें बताता है, क्योंकि M1 पे इस डायरेक्शन में एक सिंगल फोर्स है T1, तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, Ma के। M2 को देख लो, ठीक है ना। M2 की अगर मैं बात करूं, M2 पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको लिखते हैं हम T0, और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको लिख रहे हैं हम T1। इधर T0 क्यों, क्योंकि भाई यही तो फोर्स है, यही तो इसका टेंशन है T0, और T0 यहाँ पे हालांकि F के बराबर हो गया, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है, A2, ठीक। हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन से पता चल रहा है, हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन से पता चल रहा है कि A1 इज इक्वल टू A2। A1 जो है वो A2 के बराबर है। कैसे, क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन में पढ़ा चुका हूं आपको। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि एक से एक दूसरे से बंधी हुई मोशन। आप खुद देखिए, M2 जितना आगे जाएगा M1 को भी उतना ही आगे चलना पड़ेगा, इसलिए M1 का मूवमेंट और M2 का मूवमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, इसलिए A1 की वैल्यू A2 के बराबर होगी। लेकिन फिर भी हम, अब क्या आप मुझे बता सकते हो इस पे, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, दैट इज T0 माइनस T1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इट्स मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन M2 A2। ये दूसरी इक्वेशन। तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई आपकी। अब आप लोग सोच रहे होंगे
कि सर आपने ये वाले फोर्सेस तो लिए ही नहीं, कौन से वाले, जो नीचे और ऊपर लगते हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नीचे की तरफ यहाँ पे m1g लगेगा और यहाँ पे n1 भी लगेगा, m2 पे यहाँ पे नीचे की तरफ m2g लगेगा और n2 भी लगेगा, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितने हैं, 0। इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है, 0। इसलिए यहाँ पे n1 की वैल्यू m1g के बराबर होगी और यहाँ पे n2 की वैल्यू m2g के बराबर होगी। तो ये आपके बड़े अच्छे वाले दो कंक्लूजन निकल आए हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे t1 की वैल्यू पूछी, a1 a2 की वैल्यू पूछी। तो भाई a1 a2 अगर मिलके मान लेते हैं a है, तो जो पहली इक्वेशन है उससे t1 की वैल्यू आ जाती है m1a, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन में t0 इज इक्वल टू एफ है, t0 इज इक्वल टू एफ है, तो ये वाली इक्वेशन हो जाती है f माइनस t1 इज इक्वल टू m2a, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो ऐड करने पे क्या आता है, t1 से t1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो a की वैल्यू आ जाएगी f अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब इस a की वैल्यू को आप रख के t1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो t1 इज इक्वल टू m1 a1, तो m1 इंटू a1 कितना है, f अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये t1 की वैल्यू आ गई आपके पास। तो एक तो ये आंसर आ गया आपका, एक ये आंसर आ गया। आप खुद देखिए FBD का यूज करके हमने ये वाली चीजें निकाल दी। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी f/2m, ठीक है ना, और t की वैल्यू हो जाएगी f/2 अगर m1 m2 बराबर होंगे, ठीक। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ये किस तरीके से FBD बनाए हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं FBD पे ही बेस्ड बहुत अच्छे वाले एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी तक मैंने केवल बेसिक क्लियर किया है, तो नेक्स्ट क्लास में FBD पे बेस्ड अच्छे वाले एग्जाम्पल्स होंगे जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है, ताकि ये FBD का फंडा क्लियर हो। और नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको स्प्रिंग फोर्स समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग के फोर्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, ठीक है ना। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जल्दी से जल्दी अगर नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ले सकते हो, t=me/nkc सर _IITD, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप इस पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मटेरियल वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।